वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। पार्ट वन में हमने बात की थी हिंदू अडॉप्शन हिंदू मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 24 और 25 के बारे में, जो मेंटेनेंस की बात करते हैं, जो जस्ट इसके पहले का लेक्चर है। एंड हमने उसमें सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट भी डिस्कस किया था, जो वाइफ की बात करता है। तो पिछला लेक्चर हमारा था वाइफ के मेंटेनेंस को लेके, जिसमें सेक्शन 24 और 25 हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की बात करते हैं, एंड 25 सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स ओनली अबाउट वाइफ। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 1 to 4 शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और सेक्शन 19 और 20 डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। पहली बात है मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ। बेसिक देख लेते हैं कि ये तो हमने अभी जो बात की थी वही है कि मेंटेनेंस कहाँ कहाँ पे डिस्कस्ड है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 25 हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये पूरा पार्ट है चैप्टर 3। एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में भी मेंटेनेंस की बात होती है, वो हम आगे बात करेंगे। आज हम सिर्फ हिंदू के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हम उसको कवर करते हुए चैप्टर 3 ऑफ मेंटेनेंस की बात करेंगे। सेक्शन 18 हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 19 20 कवर करेंगे, जिसमें हम विडोड डॉटर इन लॉ, यानी बेसिकली आपकी विधवा बहू, आपकी बहू है जो विधवा हो चुकी है, उसके मेंटेनेंस को लेके, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मेंटेनेंस, एजेड पेरेंट्स यानी आपके बूढ़े पेरेंट्स की मेंटेनेंस। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 वही बेसिक है, शॉर्ट टाइटल। टाइटल क्या है, एक्ट का एक्सटेंट क्या है, पूरे इंडिया पे लागू होता है। सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, किस किस पे अप्लाई होता है। हिंदू, हिंदू कौन है ये हम पहले लेक्चर में शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज गो एंड वॉच इट। It includes Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs and anyone who is not a Muslim, Jew, Christian and Parsi। ठीक है, डिटेल में पीछे डिस्कस किया हुआ है, सेपरेट लेक्चर्स हैं इन पे शुरुआत पे सीरीज के, डू गो एंड वॉच देम। ठीक है, सेक्शन 3 की बात करते हैं, डेफिनेशंस दी हैं। कस्टम, सेम डेफिनेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कस्टम वही रीति रिवाज, हम उन्हीं को बोलते हैं जो पीछे डिफाइन था। मेंटेनेंस को यहाँ डिफाइन किया गया है। मेंटेनेंस होती क्या है, हम सब बोलते हैं मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, उसकी मेंटेनेंस, ये लॉ वो लॉ। व्हाट इज मेंटेनेंस, क्या क्या इंक्लूडेड है। इन ऑल केसेस प्रोवाइडिंग फॉर फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। देखो, रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक है। एजुकेशन मोस्टली ये बच्चों के केस में होता है, मेडिकल अटेंडेंस कोई मेडिकल नीड है उस हिसाब से, और ट्रीटमेंट का कॉस्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, इन द केस ऑफ अनमैरिड डॉटर, अगर आपकी बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है, ऑल्सो द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एंड द इंसिडेंट टू हर मैरिज, तो उसकी शादी से जुड़ा हुआ खर्चा या आपकी अनमैरिड बेटी से जुड़े हुए जो भी खर्चे हैं वो भी आपको देने होंगे। ठीक है, सेक्शन 4 बात करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, कि कोई भी चीज जो इस एक्ट के हिसाब से मतलब संतुलन में नहीं बैठती है, इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट, वो नहीं मानी जाएगी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ इन डिटेल कवर्ड इन द जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें है, आप एक बार वहां जाके देख सकते हो। आई हैव अटैच्ड द स्क्रीन जस्ट इन केस समवन वांट्स टू गो थ्रू इट एज अ क्विक रिवीजन। ओके, आई वोंट बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल, इसको आप पीछे जाके प्रॉपर डिटेल में देख सकते हो। ओके, ये सिर्फ हिंदू वाइफ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, सेक्शन 19 की बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ अ विडोड डॉटर इन लॉ। बेसिकली आपका बेटा है, उसकी शादी हुई है और आपके बेटे की डेथ हो जाती है, तो वो जो उसकी वाइफ थी जो अब एक विडो हो चुकी है, विधवा हो चुकी है, उसकी जिम्मेदारी, उसके खर्चे कौन उठाएगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड मेंटेनेंस के क्लॉजेस क्यों इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज हमारी कंट्री में हमेशा से एक शादी का सिस्टम चलता आया है, जो आज भी, इवन दो लड़कियां बहुत, एक मेजर सेक्शन है ठीक है जो कमाने में आ रही है, बट एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आज भी ट्रेडिशनल सेटअप में ही शादी होती है, जहाँ पे लड़का कमाएगा और लड़की घर संभालेगी। बहुत केसेस में लड़कियां अनपढ़ भी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, या उनको नाम की फॉर्मेलिटी की एजुकेशन मिली है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके लिए वो इतना इमीडिएट शायद पॉसिबल नहीं है कि वो अपना सर्वाइवल देख सकें, खासकर अगर उनके बच्चे हैं तो और ज़्यादा। ये हमारी सोसाइटी का एक ये भी प्रॉब्लम रहा है कि वो ऑप्शन भी सबको नहीं है कि वो अपने मायके वापस जा सके, वहां पे भी लोग वेलकमिंग नहीं है, और वहां पे भी किसी को तो उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो कैसे सर्वाइव करेंगी। तो मेंटेनेंस के लॉज इसलिए बनाए गए हैं टू इंश्योर कि कोई भी इंसान बिना किसी सपोर्ट के ना रह जाए। ठीक है, ये कहते हुए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 19 बात करता है विडोड डॉटर इन लॉ, आपकी विधवा बहू के बारे में। एक्ट में लिखा है अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट और आफ्टर, एक्ट लागू होने के पहले शादी हुई हो बाद में, एक हिंदू बीवी है अगर, वो एंटाइटल्ड है टू बी मेंटेन, उसका हक बनता है कि उसे मेंटेन किया जाए, उसका खर्चा पानी उठाया जाए। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति की डेथ की बात,
बाय हर फादर इन लॉ, ये उसके ससुर की जिम्मेदारी मानी गई है। अगेन यू हैव टू सी ट्रेडिशनल सेटअप है, जिम्मेदारी एक आदमी पे ही दी जा रही है, बिकॉज ट्रेडिशनल सेटअप के अकॉर्डिंग एक आदमी है जो बाहर जाके कमा रहा है। आज की डेट में इट इज अ मेजर पॉसिबिलिटी कि औरत भी कमा रही हो, बट ये 100% श्योर माना जाता है कि आदमी तो हर हाल में कमा रहा होगा। तो औरत खुद को मेंटेन कर ले, वेल एंड गुड, बट मान के चल रहे हैं कि अगर किसी सिचुएशन में नहीं करती है तो 50 तरह से कानून थोड़े बनाएंगे। एंड महिलाओं का काम करना एक बहुत नया सिस्टम है, बहुत नया नया कॉन्सेप्ट है कंपेरेटिवली अभी भी हमारी सोसाइटी में। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। तो उसके बेसिकली एक लाइन में बोले, विधवा बहू की जिम्मेदारी ससुर की होगी। ससुर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी पूरी मेंटेनेंस की ध्यान रखे, फादर इन लॉ की, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और अ प्रॉपर्टी। अगर वो कमाती भी है या उसको कोई प्रॉपर्टी है भी उसके पास मान लीजिए, तो वो अपने आप को उसमें मेंटेन नहीं कर सकती। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मान लीजिए विधवा बहू है, उसके बच्चे भी हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, हस्बैंड मान लो 1 लाख रुपए कमाता था, वाइफ मान लो 25,000 कमाती थी, 30,000 कमाती थी, चलो 50 कमाती थी, एंड देन हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो एक घर में जिसमें इनकम 1.5 लाख आ रही थी सडनली 50,000 हो गई है। 2 या 3 बच्चे हैं, एक सर्टेन लाइफस्टाइल चल रही होगी, बच्चों की एजुकेशन चल रही होगी, घर होगा, शायद ईएमआई होंगी, कैसे करेगा वो इंसान 50,000 में? भले कहने को वो इंडिपेंडेंट कमा रही है, बट इट्स टेक्निकली डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन। दिस इज जस्ट अ वेग एग्जाम्पल, नंबर्स बहुत वेरी करते हैं, कोर्ट केस टू केस देख के ही फैसला लेते हैं। बट उसके पास अगर जो प्रॉपर्टी है या जो भी इनकम है भी, अगर उसमें वो खुद को अगर नहीं मेंटेन कर पा रही है, या फिर अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको मेंटेनेंस मिल नहीं पा रही है, किससे? उसके हस्बैंड, फ्रॉम द एस्टेट ऑफ अ हस्बैंड और हर फादर और मदर। उसको अपने माता पिता से कोई संपत्ति नहीं मिली है, क्योंकि आज के डेट में माता पिता से भी संपत्ति मिलना कानूनन हक भी हो गया है, पहले भी पेरेंट्स देते थे। तो देखो, उसको, लड़की को अपने माता पिता से कोई संपत्ति नहीं मिली, ठीक है। उसके जो हस्बैंड डेथ हो गई है, उनकी जो एस्टेट थी, उनकी जो प्रॉपर्टी जायदाद कुछ भी थी, उससे भी उसे कुछ नहीं मिला है, ठीक है। या उसके बच्चे भी उसे मेंटेन नहीं कर रहे, यानी अगर बच्चे बड़े भी हैं पर वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, या बच्चे भी मतलब अपनी एस्टेट से कोई हिस्सा उसे नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगी? और वो अपनी अगर अर्निंग से खुद को नहीं मेंटेन कर पा रही है, उसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो जिम्मेदारी आती है फादर इन लॉ पे कि वो उसका मेंटेनेंस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकेंड सबसेक्शन ये कहता है, एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एनफोर्सेबल। ऊपर दी गई ऑब्लिगेशंस में से कुछ भी एनफोर्सेबल नहीं होगा अगर if the father-in-law has not the means to do so from any co-parcenary property। co-parcenary हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ऐसा समझ लो कि अदर फादर from a co-parcenary property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share। कोई प्रॉपर्टी है, उसमें डॉटर इन लॉ का भी शेयर बनता है, मान लो फैमिली में प्रॉपर्टी थी, उसने अपना शेयर नहीं लिया है, ठीक है, और जो ससुर के पास जो प्रॉपर्टी आई भी है उसमें से वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो खुद ही, उनके पास इतना है ही नहीं कि वो खर्चा उठा सकें, ठीक है। या फिर अगर वो दोबारा शादी कर लेती है, अगर वो जो बहू थी, जो विधवा हो गई है, अगर वो दोबारा शादी कर लेती है तो भी ससुर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारे रिश्ते अब नए घर से जुड़ गए हैं, ठीक है। शॉर्ट में बोले, हस्बैंड की डेथ हो जाए तो मेंटेनेंस कौन करेगा? फादर इन लॉ, ससुर करेंगे। उनकी लायबिलिटी खत्म कब होती है? अगर वो जो लड़की है वो दोबारा शादी कर लेती है, या जो प्रॉपर्टी है पार्टीशन में को-पार्सनरी, एज अ को-पार्सनरी वो उसको शेयर मिल जाता है। ये इस केस में कहा था अनिमुत्थु वर्सेस गंडीमल 1977 कि जो प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ, अगर उसमें बहू को, वो जो विडो है, उसको एक शेयर मिला है, तो फिर ससुर की जिम्मेदारी नहीं बनेगी। कब एनफोर्सेबल नहीं है? अगर फादर इन लॉ के पास इतने मीन्स ही नहीं है कि वो उसको पार्सनरी प्रॉपर्टी जो उन्हें मिली थी उससे उसका मेंटेनेंस देखभाल कर पाए, बशर्ते कि बहू ने हिस्सा नहीं लिया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 20 की बात करते हैं। बच्चों के मेंटेनेंस और एजेड पेरेंट्स के मेंटेनेंस की बात की गई है यहाँ पे। तो सेक्शन 20 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 में लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अ हिंदू इज बाउंड, मतलब करना पड़ेगा, लीगल है, तुम्हें इसके लिए कोर्ट में घसीटा जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ एक मॉरल गाइडेंस नहीं है कि अरे प्लीज ऐसा करना चाहिए, यू आर बाउंड, बंधे हुए हो, करना पड़ेगा। हिंदू हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। ध्यान रखो, हिज और हर लिखा है, ये लड़कों पे भी अप्लाई होता है, ये लड़कियों पे भी अप्लाई होता है। बेसिकली अगर हम एक बेटे को कह रहे हैं तो ये बेटियों पे भी अप्लाई होता है। ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप का ध्यान रखना या अपने बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हम इस एक्ट में बच्चों की और एजेड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं इस सेक्शन में। तो सिर्फ ये एक लड़की की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप का ध्यान रखना, बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना बेटियों की भी बराबर जिम्मेदारी है। हक लेना जानते हो तो जिम्मेदारी लेना भी सीखो, ठीक है। एक हिंदू बाउंड है
ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, अपनी जिंदगी में जितनी भी तुम जिंदगी जियोगे, टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हिज और हर एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स। अगर कोई हिंदू है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके जो भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं, जिन्हें आम भाषा में हिंदी में नाजायज या जायज औलादे बोला जाएगा, आपका बच्चा नाजायज हो जायज हो, डज नॉट मैटर, आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा। बच्चा दुनिया में आप लाए थे, आपकी जिम्मेदारी है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया था, ठीक है। तो आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो उसे मेंटेन करके कि वो आपका लेजिटिमेट चाइल्ड है, इलेजिटिमेट है, नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, कानूनन जिम्मेदारी है, वो आपको इसके लिए मतलब अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं कि आप उनकी मेंटेनेंस इंश्योर करें। एंड हिज और एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते, जिनके पास इतने मीन्स नहीं है, उस केस में भी आपकी जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखना। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड मे क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर फादर और मदर सो लॉन्ग एज द चाइल्ड इज अ माइनर। एक बच्चा जब तक माइनर है, ठीक है, लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर मतलब 18 से कम, जब तक वो 18 से कम का है, वो अपने माता या पिता दोनों में से किसी से भी या दोनों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, ठीक है। आगे क्या कहा है? The obligation of a person to maintain his or her aged or infirm parent और a daughter who is unmarried। एक बात ही ध्यान रखना, पूरे सेक्शन में घूम घूम के आएगी तो कंफ्यूज मत होना। बेटी 18 के ऊपर की भी हो जाए, पर अगर शादीशुदा नहीं है, कुंवारी है, तो आपकी जिम्मेदारी है। वो 25 की हो जाती है, शी इज नॉट मैरिड, शी इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये माना गया है कि आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज लॉन्ग एज शी इज नॉट मैरिड। लड़का मेजर हो जाता है तो आपकी ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस की खत्म हो जाती है, ठीक है। सो सिंपली समझो, आपके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, आपकी कानूनन जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखना, मेंटेनेंस इंश्योर करना। पर 18 का होने के बाद आप एक बार को कह सकते हो कि मैं नहीं भी कर रहा, तो भी आपको वो कोर्ट घसीट के नहीं ले जा सकता, या कोर्ट से ऑर्डर करके आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकता। बेटी है, अगर शादी नहीं हुई है, वो ले सकती है। बाकी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कोर्स हैं, बट ये बेसिक है, ये हर जगह आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन, उसकी जिम्मेदारी है अपने माता पिता की तरफ, बूढ़े जो हैं या बेटी जो अनमैरिड है, एक्सटेंड कब तक होती है, किस हिसाब से? सो फार एज दे आर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ आउट ऑफ देयर ओन अर्निंग्स और प्रॉपर्टी। बेसिक सी बात करें, बूढ़े माता पिता या इनफर्म माता पिता जो हैं, या एक अनमैरिड बेटी, अगर वो अपने आप से खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अपनी अर्निंग से या उनकी प्रॉपर्टी से, अब ऐसा नहीं माता पिता करोड़पति हैं यानी वो खुद का ध्यान रख सकते हैं, राइट? ऐसा ना हो बेटा 20,000 कमाता हो, पिताजी के पास 10 करोड़ रखे हुए हैं, तो वो वाली बात नहीं हो रही है। बट माता पिता खुद का ध्यान नहीं रख सकते, नहीं मेंटेन कर सकते खुद को, आपकी अनमैरिड बेटी है, नहीं कम उतना कमाती है या नहीं खुद को मेंटेन कर सकती है, तो आपकी ऑब्लिगेशन रहेगी, ठीक है। और एक बात यहाँ एडिशनल ऐड की गई एक्सप्लेनेशन में, इन दिस सेक्शन पेरेंट्स इंक्लूड अ चाइल्डलेस स्टेप मदर। आपके फादर हैं, फादर ने दूसरी शादी भी करी है, यानी वो आपकी स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, अगर उनके बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो भी पेरेंट में आएंगी, उनकी भी मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है, ये बात ध्यान रखना। अगर उनके बच्चा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उनके बच्चे की जिम्मेदारी हो जाएंगी। बट मान लो आपके फादर की स्टेप ने आप दूसरी शादी की थी और उनके बच्चे नहीं हुए, तो उस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी जस्ट रेड। अ हिंदू इज बाउंड टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, एजेड और इन्फॉर्म पेरेंट्स। सिंपल सी बात है, यहाँ दोनों बेटे और बेटी की बात हो रही है। बच्चे चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर माइनर, दोनों लड़का लड़की की बात हो रही है। एजेड पेरेंट्स हैं या अनमैरिड बेटी है, भले मेजर हो बट अनमैरिड हो, उनकी मेंटेनेंस किस हद तक एक्सटेंड होती है, जब तक वो खुद को या तो मेंटेन नहीं करने की हालत में है अपनी अर्निंग और प्रॉपर्टी से, ठीक है। और लास्ट बोला कि पेरेंट्स में चाइल्डलेस स्टेप मदर भी इंक्लूडेड। क्लियर, लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिवीजन। सेक्शन 18 हम पहले ही बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। सेक्शन 19 बात करता है अबाउट अ विडोड डॉटर इन लॉ, कि आपकी विधवा बहू है तो उसके मेंटेनेंस को कौन इंश्योर करेगा। तो तब तक मेंटेनेंस होगी जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती है। मेंटेन कौन करेगा? उसके फादर इन लॉ। एंड वो कब तक करेंगे? जब तक शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, दोबारा शादी नहीं करती और उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रही है अपने हस्बैंड के स्टेट से, पेरेंट्स से या बच्चों से। एंड ये इन्फोर्सिबल नहीं है अगर फादर इन लॉ हैज नो मीन्स टू डू सो फ्रॉम अ को पार्सनरी प्रॉपर्टी, जिसमें भी उसने बहू ने कोई शेयर नहीं लिया है। सेक्शन 20 बात करता है बच्चों की और एजेड पेरेंट्स की। बच्चे चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जब तक माइनर है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बेटियों के केस में जब तक वो शादी शादी नहीं हो जाती तब तक मेंटेन करना होगा।
और जब तक वो अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स हैं। एंड पेरेंट्स में इट विल इंक्लूड चाइल्डलेस स्टेप मदर, आपकी स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, बट उनके अपने बच्चे नहीं हैं, तो वो भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन 21 डिपेंडेंट से जुड़ा हुआ है। 21, 22 दोनों डिपेंडेंट्स कौन होते हैं और उनकी मेंटेनेंस की बात होती है, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लीव अ कमेंट इफ आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है, या यू वांट समथिंग टू बी वर्कड ऑन, or you want to me to discuss a certain specific topic, do drop in a comment. Thank you so much.